Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो वेलकम टू आरएम फार्मेसी। आज हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट का प्रीवियस ईयर पेपर 2020-21 का सॉल्व करेंगे, जो कि अपना प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग तो सेम वही पैटर्न रहने वाला है। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। ठीक है, सेक्शन ए में जो होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं सारे क्वेश्चन, सेक्शन बी में करने होते हैं 2 क्वेश्चन और सेक्शन सी में करने होते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, राइट द प्रिंसिपल इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। राइट द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट इन लिमिट क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं हम लोग ये बातें करेंगे पूरी सारी। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट करेगा जो भी अपना रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होगा बिटवीन द क्लोराइड आयन, किसके साथ करना है, क्लोराइड आयंस के साथ में सिल्वर नाइट्रेट लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिर उसमें जो अपना आ रहा है, क्या आ रहा है, सिल्वर क्लोराइड AgCl के फॉर्म में एंड ऑप्लेसेंस या टर्बिडिटी के फॉर्म में देखा जाता है। टर्बिडिटी जो हम लोग आता है उसको मेजर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से विद नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि द सैंपल पासेस द टेस्ट इफ द ऑफ्लेसेंस इज लेस देन आर इक्वल टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, उसमें जैसी टर्बिडिटी होगी, ऑफ्लेसेंस होगा, अगर उसी के समान जैसा है या उससे कम है तो अपना रिएक्शन क्या होता है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास होता है। ठीक है, जैसे कि NaCl के साथ में HNO3 लिए तो AgCl प्रेसिपिटेट कर गया और NaNO3 बन गया, तो ये अपना 2 नंबर में आएगा। ठीक है, कोई पूछे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या होता है तो बता दीजिएगा। ये बेस्ड होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। ठीक है, इसमें क्लोराइड आयंस लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, जिसमें अपना सिल्वर क्लोराइड है AgCl फॉर्म करता है। ऑप्लेसेंस या टर्बिडिटी जो आती है उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है उससे चेक करते हैं। नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड अगर स्टैंडर्ड के समान है या स्टैंडर्ड से कम है, ठीक है, जो भी टर्बिडिटी है तो वो अपना लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास होता है। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टेस्ट अपैरेटस यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में अपना कौन सा अपैरेटस यूज होता है, तो मैं नाम के लिए बता देना चाह रहा हूं आपको। उसका नाम है गटजिट अपैरेटस। क्या बोलते हैं, गटजिट अपैरेटस। द टेस्ट अपैरेटस यूज्ड इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट इज गटजिट अपैरेटस। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए हम सब बात करें तो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर्सेनिक इज इजिली रिड्यूस्ड इनटू आर्सिन गैस। किस में कन्वर्ट हो जाता है, आर्सिन गैस में, विच ऑन मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर गिव्स येलो स्टेन। अब क्या करते हैं हम लोग, बॉटल लेते हैं। ठीक है, इसमें अपना लेड एसीटेट का जो भी अपना मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर होता है और ग्रेनुलेटेड जिंक होते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग इकट्ठा करके फिर इसमें जो अपना ऊपर का स्टॉपर लगा होता है इसमें हम लोग लेड एसीटेट डालते हैं, कॉटन के बीच में मिला के रख देते हैं और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है अपनी ट्रैप करती है। फिर यही आगे चल के मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर लगा होता है, उस पर स्टेन आता है, येलो स्टेन आता है, जिससे हम लोग आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछा गया है यहाँ पे कि अपैरेटस का नाम सिर्फ पूछा गया है तो आप बता देना गटजिट अपैरेटस। ठीक है, इसकी कैपेसिटी लगभग 120 ml होती है। क्या चीज़ चेक करती है, चेक करने के लिए क्या लगाते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर लगाते हैं स्टॉपर पे और यहाँ पे लेड एसीटेट कॉटन रखते हैं जो कि ट्रैप करती है हाइड्रोजन सल्फाइड को। ठीक है, फिर बात कर लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब सुनो, बफर सॉल्यूशन होते क्या है, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं रेजिस्ट चेंज इन पीएच, मतलब पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। मतलब जैसे पीएच जो होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। तो आइडियल प्रॉपर्टीज आप अगर बफर सॉल्यूशन की बात कर लें तो इसमें अपनी होती हैं, आइडियल बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट करती हैं चेंज इन पीएच। आइडियल बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो इसमें सबसे पहली बात कर लें तो पीएच स्टेबिलिटी देखेंगे। इसमें सॉल्यूशन में मेंटेन करते हैं रिलेटिवली जो भी कांस्टेंट पीएच है अपना, स्मॉल अमाउंट या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस
ऐड करने पे जो भी अपना पीएच चेंज होता है। पीएच की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग बफर सॉल्यूशन यूज करते हैं ताकि पीएच हमारा कैसा रहे, स्टेबल रहे। दूसरा है बफर कैपेसिटी। इफ इट शुड बी हाई कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडेड एसिड आर बेस विदाउट अ लार्ज चेंज इन पीएच। बफर सॉल्यूशन बनाना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं बफर कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जैसे मान लो कोई एसिड है तो उसको बेस में करना है, या बेस है तो एसिड में करना है, तो बफर कैपेसिटी के लिए लार्ज चेंज इन पीएच बिना चेंज किए हम लोग कर सकते हैं एसिड और बेस का। अप्रोप्रिएट रेंज की बात कर लें, द इफेक्टिव बफर रेंज इज टिपिकली विद द पीएच यूनिट ऑफ द वीक एसिड पीके और वीक बेस। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट रेंज के लिए हम लोग वीक एसिड देखते हैं, वीक बेस देखते हैं, और जितनी भी ड्रग होती हैं अपनी वीक एसिड वीक बेस की ही होती हैं। केमिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें तो केमिकल स्टेबिलिटी क्या बता रहा है, द बफर कंपोनेंट्स शुड बी स्टेबल एंड नॉट इंटरफेयर विथ कंपोनेंट्स आर पासेस द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देखते हैं बफर सॉल्यूशन में, पीएच स्टेबिलिटी देखते हैं, बफर कैपेसिटी देखते हैं, अप्रोप्रिएट रेंज देखते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी देखते हैं। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। सेम ही चीज होती है दोनों, जो भी सेम कंसंट्रेशन होते हैं। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो अपने होते हैं टू आर मोर सॉल्यूशंस दैट आर एग्जर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जो भी दोनों अपने सॉल्यूशन हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, व्हेन सेपरेटेड बाय अ परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से चाहे वो अलग किए जाएं। सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, जैसे अपना ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा होता है विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.9% इनिशियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइसोटोनिक का मतलब हुआ, आइसो का मतलब है सेम, टोनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। जब सेम कंसंट्रेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक। ठीक है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसमें अपने जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, अगर उसमें डिफ्यूजन की बात की जाए, ऑस्मोसिस की बात की जाए, तो वहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्लोरहाइड्रेट। अब ए क्लोरहाइड्रेट में होगा क्या कि HCl बनना बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए क्लोरहाइड्रेट। ठीक है, बात कर लेते हैं। ए क्लोरहाइड्रेट इज अ कंडीशन व्हेन द स्टमक प्रोड्यूस लिटिल आर नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब या तो HCl बनना कम हो जाएगा या फिर बनना बंद हो जाएगा, नो हाइड्रोक्लोरिक। इट कैन लीड टू इम्पेयर डाइजेशन। अब HCl बनेगा नहीं तो डाइजेशन होगा नहीं, एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, लाइक डायरिया हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं ए क्लोरहाइड्रेट। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। क्लासीफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं अपने क्लासिफाइड के हैं केमिकल नेचर पे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइलोजन रिलीजिंग कंपाउंड की बात कर लें तो आयोडीन है, क्लोरीन है। मेटालिक कंपाउंड की बात कर लें तो सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड है, सल्फर कंपाउंड्स हैं। ये सब सारे अपने इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं। तो पूछ ले तो कोई बता देना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हैलोजन रिलीजिंग कंपाउंड्स होते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये सब के अंदर जो भी एग्जाम्पल हैं अपने वो कैसे हैं, इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल्स। डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स जो भी होते हैं अपने बलगम वगैरह होता है, म्यूकस होता है, उसको साफ करने के लिए दिया जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स आर मेडिकेशन दैट हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयरवेज बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सिक्रीशन, मेकिंग कफ्स एंड मोर इफेक्टिव। एग्जाम्पल जैसे अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो ये सब हम लोग एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज करते हैं, जो भी अपना स्पूटम होता है, बलगम होता है। ठीक है, वो सब सारी चीजें खांसी में जो दी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। अमोनियम क्लोराइड होते हैं और पोटेशियम आयोडाइड होते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात कर लिया जाए क्वेश्चन का,
डिफाइन एस्ट्रिंजेंट अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल। एस्ट्रिंजेंट मतलब जो ब्लड प्रेसिपिटेशन का काम करते हैं, जैसे कि आप लोग फिटकरी सुने होंगे, एलम वगैरह होता है जो दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं फिर उसके बाद में लगाते हैं, तो उसका काम क्या है, वो एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं उसको। एस्ट्रिंजेंट आर सब्सटेंस दैट काज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू टिपिकली यूज्ड इन रिड्यूस ब्लीडिंग। वही ब्लीडिंग को रोकने के लिए, फ्रॉम माइनर काट एब्रेशन, कहीं छिल वगैरह जाता है, सूत स्किन इरिटेशन आर डिक्रीज सिक्रीशन। एग्जाम्पल है एलम है, जिंक सल्फेट है, विच हैजल है। ठीक है, ये सब सारे कैसे हैं एग्जाम्पल, एस्ट्रिंजेंट के एग्जाम्पल हैं। किसके लिए, रिड्यूस द ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर काट आर एब्रेशन। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट बोला जाता है उनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। सेक्शन ए का है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी का नाम आप लोग सुने होंगे, क्यूरी होती है, ठीक है, बेक्रेल भी होती है। रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे वो बीटा पार्टिकल हो या गामा रेज हो, फ्रॉम एन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की बात कर लें तो बेक्वेरल होती है, बी क्यू। अनदर कॉमन यूनिट है उसकी क्यूरी। फिर लास्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन ए का, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ क्या होती है, तो हाफ लाइफ की बात कर लें तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होती हैं, टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिके। मतलब जो भी अपना सैंपल है वो डिके हो रहा है और उसमें जो भी उसकी लाइफ है, जैसे मान लो 5 घंटे है, 6 घंटे है, 12 घंटे है, 20 घंटे, जो भी है, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ देखी जा रही है टाइम रिक्वायर्ड के अनुसार में एटॉमिक न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिके, मतलब डिग्रेड होने तक। ठीक है, ये हो गया अपना सेक्शन ए। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी क्वेश्चन की। सेक्शन ए अपना 2-2 नंबर का था, तो उसको आप लोग 2-4 बार सुनेंगे तो वो हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और सेक्शन बी की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। इम्प्योरिटी क्या होती है और कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं इम्प्योरिटी के जो अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग इम्प्योरिटी की। तो इम्प्योरिटी क्या होता है, एन इम्प्योरिटी इज अ सब्सटेंस, एन इम्प्योरिटी इज अ सब्सटेंस इन ओनली कंपोनेंट प्रेजेंट दैट इज नॉट डिजायर्ड केमिकल इंटाइटी। मतलब केमिकल में जो हमको चीजें नहीं चाहिए अपनी केमिकल इंटाइटी में, उसके अलावा जो आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी इन अ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इन एनी कंपोनेंट प्रेजेंट दैट इज नॉट द डिजायर्ड केमिकल एंटाइटी। मतलब जो हमें डिजायर्ड नहीं है वो अगर हमारे प्रोडक्ट में आ जाता है तो वो क्या है, इम्प्योरिटी है। बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में बात कर लें तो इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड फॉर सिंथेसिस। जैसे कोई भी आप मटेरियल लेंगे सिंथेसिस के लिए तो इम्प्योरिटीज उसमें देखेंगे रॉ मटेरियल में, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, सोडियम क्लोराइड देखने को मिल सकती है, में कंटेन कैल्शियम देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में पहला था रॉ मटेरियल, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या कह रहा है, साइड रिएक्शन, इनकम्प्लीट रिएक्शन और कंटामिनेशन ड्यूरिंग सिंथेसिस, जिसमें प्यूरिफिकेशन करना है या हैंडलिंग करना है तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, एरर का। फिर है स्टोरेज एंड डिग्रेडेशन। तो जो भी केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स लाइक, अब लाइट है, ठीक है, जैसे सन के लाइट में कुछ दवाएं हैं जो डिग्रेड हो जाती हैं। दूसरा है टेम्परेचर है। टेम्परेचर की बात कर लें तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे रखना होता है, ठीक। ह्यूमिडिटी और इंटरेक्शन विद पैकेजिंग मटेरियल। तो ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो दो ड्रग के साथ में रखेंगे तो उसमें अपना प्रोडक्ट है इंटरेक्ट कॉज कर जाएगा पैकेजिंग मटेरियल्स के साथ में, ये सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में है सॉल्वेंट एंड रिएजेंट्स। तो जो भी रेजिडुअल सॉल्वेंट्स और रिएजेंट यूज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो उसमें भी आ सकता है। जैसे कि मान लो कोई भी आप पिपेट लिए, अब पिपेट इस सॉल्यूशन में भी रख दिए, उस सॉल्यूशन में भी रख दिए, तो सॉल्वेंट और रिएजेंट्स में भी इम्प्योरिटी आ सकती है। ठीक, क्रॉस कंटामिनेशन की बात करें तो कंटामिनेशन फ्रॉम
अदर प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंस विद द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो इससे भी अपना एरर आ सकता है। तो जो भी अपनी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जरूरी नहीं है वो चीज़ आ जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। अब एक्सीडेंटल कंटामिनेशन भी हो सकता है। एक्सीडेंटल कंटामिनेशन क्या कहता है? एक्सीडेंटल कंटामिनेशन ये कहता है ड्यूरिंग हैंडलिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट, जब भी हम हैंडलिंग कर रहे थे ड्रग का, पैकेजिंग कर रहे थे या ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, तो उसमें कंटामिनेशन हो सकता है। एग्जाम्पल डस्ट है, माइक्रोब्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को अगर आप डाउनवर्ड एरो में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल है, फिर रिएजेंट्स या केमिकल होंगे अपने, ठीक है। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर देखोगे, सॉल्वेंट देखोगे, सॉल्वेंट मिरर हो सकता है, इक्विपमेंट कंटेनर्स में, जैसे मान लो किसी कंटेनर्स में आपने ड्रग रखा, ठीक है, अब उसमें लीचिंग हो गई। लीचिंग मतलब जो भी प्रोडक्ट था अपना उससे रिएक्ट कर गया, तो भी इम्प्योरिटी आ सकती है। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन हो सकता है, स्टोरेज कंडीशन या डिकम्पोजिशन ऑन स्टोरेज, तो आप सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज में ऐसे एरो करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन अपना। डिफाइन टर्म इम्प्योरिटी था, डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एंटासिड, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज एसे एंड यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एज एन एंटासिड, मतलब एंटासिड क्या है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, उसका ऐसे बताओ, और यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड, ठीक है। बताते हैं एक एक चीजें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटासिड। किसकी बात करेंगे? एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एंटासिड क्या होते हैं? एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज, क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एंटासिड जो होते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोराइड एसिड को। अब जैसे मान लो स्टमक में होता है एसिड, ठीक है, अब स्टमक में एसिड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसका नाम है एंटासिड। अब एंटासिड क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या है? एन एंटासिड इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोराइड एसिड इन द स्टमक एंड रिलीव्स हाइपर एसिडिटी, एंड रिलीव्स हाइपर एसिडिटी। अब HCl ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, उसी को हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। फिर हार्ट बर्न है एंड एसिड इंडाइजेशन है। अब नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक दो होते हैं। नॉन सिस्टमिक वह होते हैं जो अपने ओरली दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। अगर सिस्टमिक की बात कर लें तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला कर लें तो NaHCO3 होता है, एज एन एंटासिड होते हैं, ठीक, सिस्टमिक होते हैं। कैटेगरी की बात कर लें तो सिस्टमिक एंटासिड है। अब सिस्टमिक की बात की जा रही है तो बेटा ये दिए जा रहे हैं तुम्हारे ब्लड में, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। बात कर लें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की, केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। केमिकल फार्मूला की बात कर लें तो NaHCO3 होता है। मॉलिकुलर वेट की बात कर लें तो 84.01 होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो कैसे होते हैं अपने सोडियम बाइकार्बोनेट? वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, फाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, तो व्हाइट कलर ही कलरलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन होते हैं, फाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। ये इसकी एंटासिड की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों चीजें बतानी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? रिएक्ट विथ एसिड, अगर एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज करेगा। ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू सोडियम कार्बोनेट, हीट करेंगे तो डिकम्पोज किस में होगा? सोडियम कार्बोनेट में। रिएक्शन विथ गैस्ट्रिक एसिड के साथ कर रहा है तो NaSCO3 लिए, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट कर दिए तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 हो गया। अब इसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा है जो 10 नंबर में कह रहा है कि ऐसे एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट, ऐसे भी बताना है आपको, तो ऐसे बता देते हैं। जो भी चीजें अपनी ऐसे करते हैं वो करते हैं एसिड और बेस के बीच में, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन जो करते हैं उसमें जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट में अपना एसिड होता है, ब्यूरेट में जो हम लेते हैं एसिड लेते हैं, और जो फ्लास्क में लेते हैं वो हम लेते हैं बेस। ठीक है, फ्लास्क में जो है उसको बोलते हैं टाइट्रेट, और जो ब्यूरेट में है उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। ठीक है, तो टाइट्रेंट से टाइट्रेट का हम लोग ड्रॉप वाइज इसमें अपना रिलीज करते रहते हैं। फिर एक समय अपना आता है कि एंड पॉइंट देखेंगे, जैसे पहले एलो था तो एलो से पिंक हो गया, तो वो अपना क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ HCl जो कंज्यूम्ड हुआ उसको हम लोग फिर निकाल लेते हैं डाटा। जैसे 1 ml में 0.1 HCl था तो उसमें कितना होगा 0.0084 ग्राम ऑफ NaSCO3 है, बाइकार्बोनेट है, तो ये पता लगा लेते हैं। तो कोई पूछे तो आराम से एकदम रिलैक्स होकर बताना है। ऐसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेंगे, एक्यूरेटली वे, जैसे 1 ग्राम NaSCO3 ले लिए हम लोग। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिए। डिजॉल्व किस में करेंगे, डिजॉल्व इन फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर में करेंगे। ऐड करेंगे मेथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर, टाइट्रेट करेंगे विथ 0.1 नॉर्मल HCl के साथ। एंड पॉइंट अपना क्या आएगा, येलो से कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ HCl जो कंज्यूम्ड हुआ है 1 ml में कितना, 1 ml अपना जो बनाए थे 0.1 नॉर्मल HCl का था, तो उसमें 0.0084 ग्राम ऑफ NaSCO3 हो गया। ये है अपना ऐसे। ठीक है, और जो भी बेसिक नेचर हम लिए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इसके अंदर, वो क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है। तो एसिड हो गया, बेस हो गया, न्यूट्रलाइज किया, इंडिकेटर यूज किया मेथाइल ऑरेंज। ठीक है, कलर कैसा आ गया, येलो से पिंक आ गया। तो ये अपना था एंटी एसिड का पार्ट था पूरा। ठीक है, अब यूज बचा है, क्योंकि यूज भी तो बताना था। अब यूज में क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देख रहे हो ना, यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यूज की बात कर लेते हैं। अब यूज की बात जब करेंगे तो यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में कैसा है, एज एन एंटी एसिड है। कैसा है, एज एन एंटी एसिड है। न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड, जो भी गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा है उनको न्यूट्रलाइज कर रहा है। प्रोवाइड क्विक रिलीफ फ्रॉम हाइपर एसिडिटी से, हार्ट बर्न से, और एसिड इंडाइजेशन से बचा रहा है। अदर यूज की बात कर लें तो सिस्टमिक अल्कलाइनाइजर है। ठीक है, मतलब बेसिसिटी करता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो भी एसिडोसिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज्ड इन एफर्वेसेंट प्रिपरेशन, जैसे इनो वगैरह देखे हो बेटा, तो इनो वगैरह में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, उसी को हम लोग एफर्वेसेंट बोलते हैं। एज अ बफरिंग एजेंट भी हम लोग यूज करते हैं, जो कि pH को रेजिस्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है, इसमें क्वेश्चन करने होते हैं 2, लेकिन मैंने तीनों बताए हैं क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो व्हाट आर हेमाटेनिक्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऐसे एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट। अब हेमाटेनिक्स अभी तो हेमाटेनिक्स क्या करेगा, ये आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, मतलब एनीमिया में हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो हेमाटेनिक्स आर सब्सटेंस दैट इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट, जो भी हीमोग्लोबिन का कंटेंट है ब्लड में बढ़ाने के लिए देते हैं, वही फिर से सुनो, हेमाटेनिक्स आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं। दे मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। देख लिए बच्चे, एनीमिया में दे रहे हैं, स्पेशली नॉन डिफिशियंसी एनीमिया में, मतलब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दे रहे हैं हम लोग। नॉन मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में दे रहे हैं। अब फेरस सल्फेट का जो फार्मूला है FeSO4.7H2O है। ठीक है, कैटेगरी की बात कर लें तो हेमाटेनिक है, आयरन के प्रिपरेशन में देना है, आयरन के प्रिपरेशन में देना है। ठीक है, हेमाटेनिक है तो आयरन ही बनाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद में इसका ऐसे भी देखना है, प्रिपरेशन भी देखना है, प्रॉपर्टीज भी देखना है। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, एकदम अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ते चलना है। ठीक है, फेरस सल्फेट की बात कर लें तो केमिकल नेम क्या है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। केमिकल नेम की बात कर लें तो FeSO4.7H2O। मॉलिकुलर वेट की बात कर लें तो फेरस सल्फेट का कितना होता है, 278 होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो ब्लूइश ग्रीन होते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल,
एफरवेसेंट इन ड्राई एयर, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ले बच्चे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, रेडली ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू एयर, क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना जो भी धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे टू फेरिक सल्फेट ऑन एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। ऑन हीटिंग लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलीज, किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से और एल्कलीज से, ठीक है। यूज की बात कर लें तो यूज की बात करोगे तो एज अ हेमेटनिक यूज होंगे। ट्रीटमेंट कहाँ पे, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और क्रोनिक ब्लड लॉस में यूज करते हैं। अब इसका ऐसे करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं, फिर करेंगे ऐसे ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ऐसे आप फेरस सल्फेट की बात करेंगे तो आईपी के अनुसार हमको बताना है, क्योंकि हम लोग कौन सी बुक फॉलो करते हैं, आईपी फॉलो करते हैं। तो ऐसा फेरस सल्फेट में क्या लेंगे, एक्यूरेटली हम लोग वे कर लेंगे सैंपल, इसी तरीके से बेटा एग्जाम में लिखना है, ठीक है। एक पेज में आप ये डायग्राम बना देना, एक पेज में ये डाउनलोड एरो में लिख देना, ठीक। तो ऐसे आप फेरस सल्फेट आईपी क्या है, एक्यूरेटली वे करेंगे सैंपल, 1 ग्राम FeSO4.7H2, ये अपना हो गया फेरस सल्फेट, ठीक है। डिजोल्व करेंगे वाटर में, फिर ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमारे ड्रग का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। फिर ऐड करेंगे फेरोइन इंडिकेटर, फिर टाइट्रेट कर देंगे विद 0.1 नॉर्मल सेरिक अमोनियम सल्फेट, एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, रेड से पेल ब्लू आ जाएगा। और इसमें कितना होना तो होता है अपना 1 ml में 0.1 नॉर्मल सेरिक अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 0.0278 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2। अब इधर देखो बच्चे, इस पे जो है हम लोग ले रहे हैं ब्यूरेट ले रहे हैं और फ्लास्क ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्यूरेट है अपना, उसमें टाइट्रेंट होता है, अभी बताया था मैंने, तो इसमें 0.1 नॉर्मल सेरिक अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। और जो फ्लास्क है अपना, इसमें फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं टाइट्रेंट। फिर हम लोग टाइट्रेशन करेंगे और अपना कितना आएगा, कैलकुलेशन करके 0.0278 ग्राम। तो इसको 2-4 बार आप रिवाइज करोगे, लिखोगे, फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से बोल देते हैं जल्दी जल्दी, एक्यूरेटली वे करेंगे सैंपल, 1 ग्राम लेंगे, ठीक है। फेरस सल्फेट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, प्रिवेंट ना हो जाए, मतलब प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं कि ऑक्सीडाइज ना हो जाए अपना एजेंट। ऐड करेंगे फेरोइन इंडिकेटर, टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल सेरिक अमोनियम सल्फेट से, जो एंड पॉइंट अपना आएगा रेड से कैसा हो जाएगा, पेल ब्लू। तो इंडिकेटर आपको जरूर याद रखना है, वहाँ पे भी याद रखना है, यहाँ पे भी याद करना है। वहाँ पे मिथाइल ऑरेंज ले रहे थे, यहाँ पे फेरोइन इंडिकेटर ले रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में हेमेटनिक्स की बात हो गई बेटा, किसके लिए यूज कर रहे थे सबको पता है, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आ जाते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अब ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 7-7 नंबर के होते हैं। अब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की अगर बात की जाएगी तो प्रिंसिपल क्या है, लिमिट टेस्ट for arsenic is based on the fact that arsenic is easily reduced into arsine gas। जो arsenic लिए हैं वो किस में reduced हो जा रही है, arsine gas में, ASH3 में, which on mercury chloride paper gives yellow streak, ठीक है। अभी उधर एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बनाए थे 2 नंबर में, लेकिन अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो आर्सेनिक में भी प्रेजेंट एज या तो AS3 ट्राईवैलेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, या कैसे पाए जाते हैं, पेंटावैलेंट के फॉर्म में। तो ट्राईवैलेंट आर्सेनिक को HCl के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो बनता है आर्सेनस एसिड, ठीक है। आर्सेनिक को जब हम लिए ट्राईवैलेंट के फॉर्म में, ट्राईवैलेंट आर्सेनिक लिए, HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट किए तो बना आर्सेनस एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं H3ASO3, ठीक है। अगर वही बात कर लें पेंटावैलेंट की तो AS5+ लेंगे, HCl के साथ में कराएंगे तो आर्सेनिक एसिड बनेगा H3ASO4, ठीक है। दोनों पॉइंट अभी मतलब ट्राईवैलेंट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और पेंटावैलेंट के फॉर्म में भी करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो अपैरेटस देख लेते हैं। जो भी तुम्हारा अपैरेटस है,
आर्सेनिक का apparatus देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये रिएक्शन देख लिए हैं। ये तो देखें बेटा, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में ये हो चुका था, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का आर्सेनस एसिड बन रहा था, आर्सेनिक एसिड बन रहा था। अब इसी रिएक्शन को कंप्लीट भी तो करना है, तो फिर क्या है, द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ रिड्यूसिंग एजेंट। इसको मैंने 3-4 तरीके से बताया, डाउनवर्ड एरो में भी बताया है, इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक। स्टेनस क्लोराइड बन रहा है टू कन्वर्ट द पेंटावैलेंट आर्सेनिक एसिड इनटू ट्राईवैलेंट आर्सेनस एसिड। S3SO4 को कन्वर्ट कर दिया गया है S3SO3 में। फिर इसको हम SnCl2 के साथ में जब रिडक्शन करवा रहे हैं तो ये अपना बन जा रहा है आर्सेनस एसिड, ठीक। फिर उसके बाद में आर्सेनस एसिड इज देन कन्वर्टेड इनटू गैसियस आर्सेनस हाइड्राइड। आर्सेनस हाइड्राइड आर्सेन गैस में बन गया विद द हेल्प ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय Zn प्लस HCl। तो S3SO3 लिए, 3H2 के साथ में रिएक्ट कराए, AS3 प्लस 3H2 बन गया। फिर Zn और प्लस 2HCl लिए तो ZnCl2 बन गया और OH2 क्या हो गया अपना रिलीज हो गया। अब आर्सेन गैस इज कैरिड थ्रू द ट्यूब, जो ट्यूब बना है अभी दिखा रहे हैं डायग्राम, बाय द स्टीम ऑफ हाइड्रोजन एंड आउट थ्रू द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। तो क्या हो गया, AS3 प्लस 3HgCl2 Hg ASS2 ASS2 प्लस 2HCl HCl फिर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा अपना। परेशान नहीं होना, अभी एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपरेटस की बात कर लें तो यहाँ पे अपना जो भी रबर कॉटन था दोनों लगाए थे, बीच में मर्क्यूरिक क्लोराइड लगाए थे, यहाँ पे लेड एसीटेट कॉटन के साथ में ट्रैप कर देते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप करता है, यहाँ पे जो लगाते हैं, ठीक है, डार्क दिख रहा है। ये अपना ग्लास ट्यूब होता है। साइड ऑफ द होल, साइड होल की जो है ये 2 mm होता है। ड्रॉन एंड जो होता है अपना 1 mm का होता है। कैपेसिटी लगभग 120 ml की होती है अपनी, ठीक है। ग्रेनुलेटेड जिंक एस्टी और फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इसी के बीच में अपना लगा देते हैं और यहाँ से जो भी अपना लेड एसीटेट कॉटन से होते हुए गैस जाती है, इसी मर्क्यूरिक क्लोराइड पे अपनी स्ट्रेन पड़ जाती है। फिर उसी से हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट उठाते हैं और अपना जो टेस्ट किए हैं अगर उससे कम है या उसी के बराबर है तो पास है, अगर नहीं है तो फेल हो जाती है। प्रोसीजर की बात करें तो द सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट सैंपल इज प्रिपेयर्ड इन द एसिड HCl and stannous chloride as specified in IP and is placed in wide mouthed bottle, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को हम टेस्ट सैंपल में प्रिपेयर्ड करते हैं। एसिड लेते हैं HCl, स्टेनस क्लोराइड एज स्पेसिफाइड इन IP इंडियन फार्माकोपिया से, इज प्लेस्ड इन वाइड माउथेड बॉटल। दिस इज एडेड 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड AST एंड 10 ग्राम ग्रेनुलेटेड जिंक AST, ठीक है। द ग्लास ट्यूब विद इट्स आउटर फिटिंग इज प्लेस्ड इनटू क्विकली केप्ट असाइड फॉर 50 मिनट। मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं इसमें हम सब रखने के बाद में 40 मिनट हम लोग साइड में रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द येलो स्टेन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर इफ आर्सेनिक इज प्रेजेंट। अगर आर्सेनिक सॉल्यूशन में है तो अपना जो पेपर लगाए थे वो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। फिर अब इसी को डाउनवर्ड एरो में समझते हैं। सबसे पहले लिए हम लोग सैंपल, क्या लिए, सैंपल लिए। सैंपल को डिसॉल्व करेंगे प्यूरिफाइड वाटर में। प्यूरिफाइड वाटर में जब आप डिसॉल्व किए फिर उसके बाद में HCl और पोटेशियम आयोडाइड प्लस स्टेनस क्लोराइड, मतलब HCl भी ऐड करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड भी ऐड किए और स्टेनस क्लोराइड भी ऐड किए। फिर उसके बाद में आर्सेनिक फ्री जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए। आर्सेनिक अगर प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट किसमें, अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है, अगर नहीं है बच्चे तो कोई बात नहीं, अगर है तो कन्वर्ट हो जाएगी आर्सेन गैस में ASS3 में, पास्ड थ्रू लेड एसीटेट कॉटन में होगी। फिर रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, येलो या ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस्ड, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड आर्सेनिक स्टेन नॉट डार्कर देन स्टैंडर्ड, पास हो जाएगी। मतलब जो भी तुम सैंपल बनाए डिजॉल्व किए प्योरीफाइड वाटर में, उसमें ऐड किए HCl, पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड, फिर उसके बाद में आर्सेनिक फ्री जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड किए। आर्सेनिक अगर प्रेजेंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर्सेन गैस में। फिर पास हो जाएगा अपना लेड एसीटेट कॉटन। लेड एसीटेट कॉटन ये लगाए ना बच्चों, ये वाला लेड एसीटेट कॉटन जो डाल ये, ठीक, पास हो जाएगा लेड एसीटेट कॉटन। फिर रिएक्ट करेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, यहाँ पे जो मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर लगा रखे हो यहाँ पे,
ठीक है। येलो ब्राउन स्टैंड प्रोड्यूस हुआ, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या होगा? जो ऑलरेडी परफॉर्म्ड है, जो सबसे बेस्ट डाटा है, मतलब आईपी का डाटा है, उससे मिलाते हैं। नॉट डार्कर देन स्टैंडर्ड, पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी। इसमें 5 मेथड होते हैं, ठीक है। विंसेंट मेथड है, क्रायोस्कोपिक मेथड है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ई मेथड भी बोलते हैं। तो आइसोटोनिसिटी की अगर बात किया जाए तो आइसोटोनिसिटी क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच सॉल्यूशन हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, प्लाज्मा और टीयर्स, सो दैट नो मूवमेंट ऑफ वाटर्स अकर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइसो का मतलब होता है सेम, टोनिसिटी का मतलब होता है जो भी अपना सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है। तो इट इज द कंडीशन इन विच सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर as that of body fluids such as blood, plasma or tears, so that no movement of water occur across the cell membrane। मेथड्स की बात कर लें तो कौन कौन से मेथड हैं? क्रायोस्कोपिक मेथड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद में जो अपना थर्ड नंबर है वो है वाइट विंसेंट मेथड। फिर है स्प्रॉल्स मेथड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्रायोस्कोपिक मेथड की। तो एक एग्जांपल लेंगे, प्रॉब्लम उठाएंगे। अ ड्रग सॉल्यूशन हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.12 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो फिर क्या करना है? कैलकुलेट एडिशनल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रिक्वायर्ड टू मेक इट आइसोटोनिक। मतलब एक अपना ड्रग का सॉल्यूशन है जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.12, ठीक। फिर कैलकुलेट करना है एडिशनल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रिक्वायर्ड टू मेक इट आइसोटोनिक। मतलब इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाए? आइसोटोनिक हो जाए। तो ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.52। कितना है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन 0.52, ठीक। तो रिक्वायर्ड कितना है? डेल्टा टी एफ करेंगे तो 0.52 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 0.40 डिग्री। तो एडिशनल 0.40 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो जो भी अपना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन है 0.52 डिग्री सेल्सियस, तो है कितना? 0.12 है। तो 0.52 में जब 0.12 माइनस करेंगे तो आएगा 0.40। तो 0.40 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? क्रायोस्कोपिक मेथड के थ्रू आइसोटोनिक हो जाएगा। फिर से एक बार, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्रायोस्कोपिक मेथड में एक एग्जांपल हम दिए कि एक ड्रग सॉल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.12 डिग्री सेल्सियस है। तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट एडिशनल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रिक्वायर्ड टू मेक इट आइसोटोनिक। मतलब सेम कंसंट्रेशन बनाना है हमको जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का। तो उसमें क्या चीज़ें जोड़ दी जाएं? तो क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना कितना चाहिए? 0.52 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड क्या है? डेल्टा टी एफ। तो 0.52 माइनस 0.12 कर दिए, ये जो 0.12 था तो आ गया 0.40। तो 0.40 अगर हम ऐड कर दें, एडिशनल ऐड कर दिया जाए तो अपना जो भी पॉइंट डिप्रेशन इज रिक्वायर्ड है कितना है? 0.40। इसको ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आइसोटोनिक। और 0.40 में अगर 1 2 जोड़ दिया जाए तो 4 है। तो 4 और 1 कितना हुआ? 5 और 2 मतलब वही 0.52 हो जाएगा। 40 में 1 2 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0.52 हो जाएगा। ये क्रायोस्कोपिक मेथड था। दूसरा मेथड है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड की बात कर लें तो इसको ई वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है? कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ 1% एट्रोपिन सल्फेट सॉल्यूशन आइसोटोनिक गिवन इक्वल टू ई वैल्यू ऑफ एट्रोपिन सल्फेट इज 0.12। अब इसमें सुनो,
इसमें जो तुम्हारा ई वैल्यू है वो क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन फिर से सुनो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml, ठीक है, ऑफ 1% एट्रोपिन सल्फेट आइसोटोनिक। अब ई वैल्यू इक्वल टू एट्रोपिन सल्फेट है जो अपना वो 0.12 है। तो 1% सॉल्यूशन में हम कितना लिए, 1 ग्राम ड्रग इन 100 ml लिए थे। NaCl इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग, तो 1 इंटू 0.12 एट्रोपिन सल्फेट लिए, ड्रग 1 ग्राम है तो 1 इंटू 0.12, तो कितना आ जाएगा 0.12 ग्राम NaCl। अब NaCl रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 0.9%, तो इक्वल टू 0.9 ग्राम NaCl पर 100 ml NaCl टू बी एडेड, तो 0.9 माइनस 0.12, ठीक है, कितना आ गया 0.78 NaCl, ऐड 0.78 ग्राम NaCl यूज कर लेंगे तो अपना कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक एज अ सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू अपना हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो वाइट विंसेंट मेथड है। वाइट विंसेंट मेथड और स्प्रॉल्स मेथड लगभग एक दूसरे से कॉमन है, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ एबेट्रीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका जो वैल्यू है E इक्वल टू 0.23 है, शुड बी मेड आइसोटोनिक बनाना है। तो इसका फार्मूला है V इक्वल टू 111.1 इक्वल टू W इंटू E। तो V से हो जाएगा वॉल्यूम, W से हो जाएगा वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम, E से हो जाएगा NaCl इक्विवेलेंट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लिए कितना है 0.5 ग्राम लिए हैं एफेड्रिन, तो 111.1 इक्वल टू 0.5 ग्राम इंटू 0.23 ये एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, तो आ जाएगा 12.78 ml। तो जो भी अपना एफेड्रिन था 0.5 ग्राम एफेड्रिन है, HCl कप वन डिजॉल्व इन वाटर, 0.5 ग्राम एफेड्रिन HCl के साथ में जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रोड्यूस होगा आइसोटोनिसिटी इन 12.78 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमको बनाना था इतना, ठीक है, तो उसमें हमने कितना ऐड करना है 0.5 ग्राम एफेड्रिन HCl, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो प्रोड्यूस हो जाएगा आइसोटोनिसिटी इन 12.78 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सेम ऐसे स्प्रॉल मेथड है। तो कैलकुलेट आइसोटोनिक वॉल्यूम फॉर 0.3 ग्राम ऑफ ड्रग इज E इक्वल टू 0.18 यूजिंग स्प्रॉल्स मेथड। सेम डेराइव्ड फार्मूला वाइट विंसेंट मेथड। तो वाइट विंसेंट में फार्मूला क्या था, V इक्वल टू 111.1 W इक्वल टू E, W इंटू E, तो 111.1 इंटू 0.3 इंटू 0.18 कितना आ गया 6.0। तो 0.3 ग्राम ऑफ ड्रग मेक 6 ml सॉल्यूशन आइसोटोनिक। तो 0.3 ग्राम ड्रग हम यूज कर लेंगे जिससे अपना क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन अपना आइसोटोनिक बन जाएगा, ठीक। आइसोटोनिसिटी के हमने पढ़े 4 मेथड। सबसे पहला मेथड अपना क्या था तो बता देंगे क्रायोस्कोपिक मेथड, दूसरा कौन था सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। फिर तीसरा है वाइट विंसेंट मेथड और फिर अपना चौथा क्या है स्प्रॉल्स मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट आर एंटी कैरीज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एंटी कैरीज एजेंट क्या होते हैं और उनमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे एंटी कैरीज एजेंट में, पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंटी कैरीज एजेंट की बात कर लें तो एंटी कैरीज एजेंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रिवेंट or reduce dental caries tooth decay by strengthening tooth enamel, inhibiting growth of carcinogenic bacteria and reducing acid formation in the oral cavity, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात कर लें तो बात कर लेते हैं एक बार फिर से डिफिनीशन की। एंटीकैरीज क्या होते हैं, एंटीकैरीज एक ऐसे एजेंट हैं, ठीक है, जो प्रिवेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं डेंटल कैरीज को, टूथ डिके को, बाय स्ट्रेंथिंग टूथ एनेमल, इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया एंड रिड्यूसिंग एसिड फॉर्मेशन द ओरल कैविटी। अब कौन कौन से होते हैं एंटीकैरीज एजेंट, एंटीकैरीज एजेंट अपने दांत को खराब होने से बचाते हैं,
जो दांत में इनेमल होती है सफ़ेद जो चमकती है दांत दिखाते हो, ठीक है। इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया को, जो कार्सिनोजेंस कैंसर काजिंग बैक्टीरिया होती हैं उनको भी उनके ग्रोथ को रोकते हैं एंटीकैरीज एजेंट, और रिड्यूसिंग एसिड फॉर्मेशन इन द ओरल कैविटी, माउथ में एसिड बनने से बचाते हैं। तो एग्जांपल्स की बात कर लें तो एंटीकैरीज एजेंट है, पहला है फ्लोराइड, दूसरा है सोडियम फ्लोराइड, तीसरा है स्टेनस फ्लोराइड, चौथा है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, और चौथा है अपना पांचवा है कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट। तो फ्लोराइड भी एंटीकैरीज हैं, सोडियम फ्लोराइड भी एंटीकैरीज हैं, स्टेनस फ्लोराइड भी एंटीकैरीज हैं, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट भी एंटीकैरीज हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट साल्ट्स भी एंटीकैरीज हैं। तो रोल्स ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरीज की बात कर लें तो फ्लोराइड इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीकैरीज एजेंट, इट एक्ट बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। पहला है स्ट्रेंथिंग ऑफ एनेमल, दूसरा है इनहिबिशन ऑफ डीमिनरलाइजेशन, एंटीबैक्टीरियल एक्शन, प्रमोट रिमिनरलाइजेशन ऑफ द अर्ली कैरीज। मतलब दांत को शक्ति प्रदान करते हैं, डीमिनरलाइजेशन मतलब इनेमल को डिके होने से बचाते हैं, ठीक, ताकि इनेमल अगर ख़त्म हो जाएगी तो जो भी कैल्शियम और उसके बने हुए हैं अपने वो मिनरल ख़राब ना होने पाए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन की बैक्टीरिया का ग्रो ना होने पाए टीथ में, और प्रमोट से रिमिनरलाइजेशन ऑफ अर्ली कैरीज। जैसे मान लो किसी के दांत वांत टूट जाते हैं तो उसमें प्लास्टर वगैरह करवाते हैं ना, तो वो सब सारी चीज़ें फ्लोराइड अपना डेंटल कैरीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर इसके बाद में बात कर लें तो फॉर्म्स ऑफ फ्लोराइड कौन से होते हैं, तो फ्लोरिनेटेड टूथपेस्ट आते हैं जो हम लोग टूथपेस्ट मंजन करते हैं, ठीक है। फ्लोरिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर भी आती हैं, माउथ रिंसेस एंड जेल्स आते हैं, प्रोफेशनल टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशंस हैं। फ्लोराइड क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डेंटल कैरीज को बाय स्ट्रेंथिंग एनेमल, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, रिड्यूसिंग एसिड प्रोडक्शन एंड प्रमोटिंग डीमिनरलाइजेशन, हेंस इट इज़ द ड्रग चॉइस फॉर एंटी कैरीज एजेंट। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।